हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 7। सुबह का वक्त। शिविन रात को देर से सोने के कारण सुबह भी लेट उठा। वो उठकर जिम करके हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी एक सर्वेंट उसके लिए पानी लेकर आता है और न्यूज़पेपर। शिविन पानी पीकर अखबार पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद रमा उसके लिए चाय लेकर आती है। वो टेबल पर चाय रखते हुए बोली, साहब आपकी चाय। शिविन चाय पीते हुए रमा से बोला, रमा जी क्या उसे होश आ गया? जी साहब, उन्हें रात को ही होश आ गया था और मैंने उन्हें अच्छे से खाना खिलाकर दवाई भी दे दी थी। अभी वो सो रही हैं। ठीक है। राधिका का रूम। राधिका जैसे ही सोकर उठती है तो वो अपने आप को अच्छा महसूस करती है। राधिका उठकर नहाने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर बाद वो नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। राधिका ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है। रेडी होकर राधिका मिरर के सामने चेयर पर बैठते हुए अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, पहले मैं अपनी ज़िंदगी अपनी सौतेली माँ के हिसाब से जीती थी। जैसा वह चाहती थी मुझे वैसे ही करना पड़ता था। अब अगर भगवान ने मुझे उनके बगैर ज़िंदगी जीने का मौका दिया है तो अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी, ना कि उस शिविन के हिसाब से। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ या उससे डरती हूँ और जैसा वो कहेगा मैं वैसा ही करूँगी, तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि अब मैं किसी के कहने पर नहीं चलूँगी। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ उस हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी। ये हक सिर्फ मेरा है और ये मैं किसी को नहीं दूँगी, ना ही अपने आप को टूटने दूँगी। राधिका रेडी होकर नीचे आती है। राधिका नीचे जाकर देखती है कि शिविन हॉल में बैठा हुआ रोज़ की तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी शिविन बिना राधिका को देखे हुए रमा को आवाज़ लगाते हुए बोला, रमा जी मैं रेडी होने जा रहा हूँ, तब तक नाश्ता लगा दीजिएगा। और ये कहकर वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। राधिका ये देखकर किचन में जाकर रमा से बोली, रमा जी मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, तो आप मेरे लिए भी नाश्ता लगा दीजिए। राधिका को रेडी होकर देखकर रमा बोली, लेकिन मैम आज आपको आराम करना चाहिए। अभी आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। कल आपकी तबीयत खराब थी और आज आप ऑफिस जाने की बात कर रही हैं। आज आपको आराम ही करना चाहिए। रमा जी मेरी इतनी भी तबीयत खराब नहीं हुई थी कि मुझे इतना आराम करना पड़े, और ना ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि थोड़ी सी कमज़ोरी के कारण मुझे पूरा दिन रेस्ट करना पड़े। और अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी हूँ, आप मेरा नाश्ता ले लीजिए। ठीक है, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। राधिका डाइनिंग टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। तभी शिविन ऑफिस के लिए रेडी होकर अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए अपने रूम से बाहर आता है और उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठी राधिका पर पड़ती है। शिविन उसे देखकर अपनी आंखों को बड़ी करते हुए अपने आप से बोला, तो मिस राधिका एटीट्यूड में लग रही हैं। चलो देखते हैं। शिविन राधिका के पास डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठते हुए बोला, तबीयत ठीक लग रही है आपकी शायद। राधिका शिविन की आवाज़ सुनकर न्यूज़पेपर को टेबल पर रखते हुए शिविन को देखते हुए सीरियस टोन में बोली, जी अच्छे से रेडी होकर आपके सामने बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि अब मेरी तबीयत ठीक है। और वैसे भी मैं इतनी कुछ खास बीमार भी नहीं हुई थी कि जो मुझे पूरा दिन रेस्ट करना पड़े। और वैसे भी
मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना किसी अमीर फैमिली से जो कि छोटी सी चोट लगने पर भी पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन आप यह बताइए कि आप ऑफिस किसकी परमिशन से जा रही हैं मिस राधिका? आपको नहीं लगता कि आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था इस बारे में? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता मिस्टर शिविन कि अब हर चीज़ करने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। अगर आपको मुझे इस घर में रखना है तो याद रखें, और ना मना कर दीजिए, लेकिन मैं ऑफिस तो जाऊंगी ही। क्या बात है, कल तक तो आपके अंदर एटीट्यूड नहीं था, लेकिन बेहोश होते ही एटीट्यूड आ गया। ठीक है, होना चाहिए। देखिए, परमिशन की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको ऑफिस जाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर मैं आपको ऑफिस जाने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा दिन घर पर आराम नहीं कर सकती ना। ऐसे में तो आप आलसी हो जाएंगी। इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए। चलो, आपको इतनी बात समझ तो आई, और मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो पूरा दिन घर पर पड़े रहते हैं बिना कुछ काम किए। शिवेन भी उसी टोन में बोला। तो ठीक है मिस राधिका जी, आप बेशक ऑफिस जाइए, लेकिन उससे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करना होगा, वह भी बिना किसी सर्वेंट के हेल्प से। अब से सभी सर्वेंट की छुट्टी, घर का सारा काम आप ही करेंगे। ऑफिस जाने से पहले आप घर का सारा काम खत्म करना, उसके बाद ऑफिस जाना, और वहाँ से आकर भी आपको भी सभी काम कंप्लीट करने होंगे। और अगर आप यह काम करती हैं तो ही आप ऑफिस जा सकती हैं, और अगर आप ही नहीं कर पाती तो आपका ऑफिस जाना बंद। शिविन की बात सुनकर राधिका थोड़ा हैरान होती है। शिविन हंसते हुए राधिका से बोला, आप सवाल बहुत करती हैं मिस राधिका, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, जिनमें से आप कोई भी एक अपनी मर्जी से चूज कर सकती हैं, लेकिन करना ही होगा। तो पहला ऑप्शन यह है कि अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप बिना किसी सर्वेंट की मदद से घर का सारा काम खुद करें, और अगर आपको यह ऑप्शन पसंद नहीं आया या आप करना नहीं चाहती, तो दूसरा ऑप्शन यह है कि आप ऑफिस ना जाएं और घर पर ही काम करें। अब चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहती हैं। और प्लीज अब ये मत कहिएगा कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, तुम कौन हो, या वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी मेरा गुस्से का मूड नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके बाद भी कोई और सवाल किया, वो भी बिना लॉजिक के, तो मेरा मूड सुबह सुबह खराब हो जाएगा, और अभी आपके सामने जो ये दो ऑप्शन रखे हैं वो भी नहीं होंगे। रखिएगा, आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और मैं आपके घर में नौकरों का काम क्यों करूं? अगर आपसे मुझे घर में नहीं रखा जा रहा है तो क्यों रख रहे हैं? इसी शिविन राधिका की बात को बीच में काटते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने आपसे इतना बड़ा जवाब नहीं मांगा है, सिर्फ ऑप्शन पूछा है, फर्स्ट या सेकंड, तो उतना ही जवाब दीजिए। राधिका अपने मन में सोचते हुए बोली, मेरी इसके सामने नहीं चलने वाली है, लेकिन मुझे किसी भी तरह ऑफिस तो जाना ही होगा। और अगर ये सोच रहा है कि काम करने की वजह से मैं हार मानूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। राधिका शिविन की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं ऑफिस से जाऊंगी और घर का काम भी करूंगी, लेकिन ये मत समझिएगा कि जैसे मैंने
अभी आपकी बात मान ली, मैं आगे भी वैसे ही मानूंगी। तो मुझ पर अपना हुक्म चलाना बंद करिए। देखिए, ये हुई ना बात बिना वजह आप इतनी बहस करती हैं। तभी रमा उन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती है और उन दोनों को नाश्ता देते हुए बोली, ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता। राधिका और शिविन दोनों चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही राधिका नाश्ता करके खड़ी होने लगती है, तभी रमा उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट रुकिए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। जैसे ही राधिका बाहर जाने लगी, शिविन उसे रोकते हुए बोला, राधिका, तुम मेरे साथ ऑफिस में जाओगी। शिविन की बात सुनकर राधिका पीछे मुड़कर बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? कभी आप ऑफिस नहीं जाने देते हो, तो कभी कहते हो कि आप मुझे ऑफिस लेकर जाएंगे। आखिर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास इतना टाइम कैसे है? मैं खुद ड्राइवर के साथ जा सकती हूँ। तो प्लीज़ आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए। शिविन बिना राधिका को देखे हुए बाहर जाते हुए बोला, अगर ऑफिस जाना है तो चुपचाप बिना किसी सवाल के मेरे पीछे आ जाओ। राधिका शिविन की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, आखिर ये चाहता क्या है मुझे, तो समझ ही नहीं आता। शिविन अपनी व्हाइट कलर की रॉयल कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। ये देखकर राधिका पीछे की सीट पर बैठने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, तो ये देखकर शिविन बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, तो चुपचाप आगे की सीट पर बैठ जाओ। अगर तुम्हें मेरा ड्राइवर बनने में इतनी ही प्रॉब्लम है, तो फिर आखिर बनना ही क्यों चाहते हो? मुझे चुपचाप ड्राइवर के साथ जाने दो और मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानने वाली हूँ। और राधिका पीछे की सीट पर ही बैठ जाती है। ये देख शिविन बोला, लगता है दवाई ने तुम्हारे ऊपर गलत असर कर दिया है, इसीलिए ज़्यादा जिद्दी हो रही हो। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला है। अगर आपकी बात ख़त्म हो गई हो तब ऑफिस चलें, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है और आपकी ये शिकायत कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद शिविन की कार शारदा डायमंड कंपनी के सामने रुकती है। राधिका कार से बाहर उतरते हुए बोली, मुझे लेने आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ड्राइवर आ सकता है तो उसे भेज दीजिएगा, और अगर वो नहीं आ सकता है तो मैं खुद आ जाऊंगी। ये कहकर वो चुपचाप सीधा कंपनी के अंदर चली जाती है। शिविन स्माइल करते हुए अपने आप से बोला, ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली है, इसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। चलो, अब खेलने में और मज़ा आएगा, क्योंकि पहली बार मुझे कोई अपनी टक्कर वाला मिला है जो मुझे उल्टा जवाब देता है। लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। शिवन कुछ सोचने के बाद किसी को कॉल लगाकर कुछ कहता है और थोड़ी देर बाद कॉल कट करने के बाद वो बोला, अब देखता हूँ राधिका, तुम मेरी बात को कैसे नहीं मानती हो, कैसे इतने सवाल करती हो। आज का दिन तो तुम अपनी मर्जी से जियो, क्योंकि कल से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। शिविन गाड़ी को पार्क करता है और खुद भी अंदर चला जाता है। राधिका शिविन को नहीं देख पाती थी, क्योंकि शिविन ने राधिका की डेस्क अपने केबिन से दूर सेट करवाई थी और मैनेजर से स्पेशल कहा गया था कि राधिका को किसी से भी ये बात ना पता चले कि इस कंपनी का बॉस शिविन है। शिविन अपने केबिन में जाकर मैनेजर को बुलाता है। तभी
मैनेजर तुरंत वहां आकर शिबिन के सामने खड़ा होते हुए बोला, जी सर, मुझे आपने बुलाया? हाँ, मैंने आपको बुलाया। मुझे आपसे एक काम है, और काम यह है कि आपको हमारी न्यू एम्प्लॉई मिस राधिका को ओवर टाइम करना है, और जितने भी टाइम वो काम करेंगी उनसे डबल काम कराना है। इतना काम कि वो कॉफ़ी पीने की भी किसी के साथ ना जा सके। समझ गए आप? जी सर, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। शिविन अपनी चेयर पर अपने सर को पीछे रखते हुए बोला, राधिका, अब गेम शुरू होता है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क से भी बेहतर बना दूंगा। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरी बात को काट सकती हो और मेरी मर्जी के बिना काम कर सकती हो? अब बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर करूं। शायद तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता होगा, लेकिन अब जरूर लगेगा। शिविन अपना काम करने में बिजी हो जाता है। राधिका ऑफिस जाकर थोड़ा अच्छा फील कर रही थी और वो अच्छे से अपना काम कर रही थी। तभी मैनेजर कुछ फाइल्स लेकर राधिका के पास आकर बोला, राधिका, ये सारी फाइल्स का काम तुम्हें आज शाम तक ही करना है। इतनी सारी फाइल्स को देखते हुए राधिका बोली, लेकिन सर, मैं शाम तक इतना सारा काम कैसे कर सकती हूँ? इन्हें कंप्लीट करने के लिए तो कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। मैनेजर फाइल्स को टेबल पर रखते हुए बोला, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम ये कैसे करोगी, लेकिन आज यह काम किसी भी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मेरा नहीं बल्कि बॉस का ऑर्डर है, और अब तुम नहीं हो तो अब मेहनत नहीं करोगी तो कब करोगी? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब इतना ही काम करते हैं, तो अगर तुम यहाँ पर काम करती रहना चाहती हो तो तुम्हें जितना काम दिया जाए तुम्हें उतना करना होगा, और अगर नहीं कर सकती हो तो तुम मुझे बता दो। ठीक है सर, मैं आज काम कंप्लीट कर दूंगी। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। राधिका फाइल को देखते हुए बोली, मैं सारा काम आखिर कैसे करूँगी, वो भी सिर्फ शाम तक, और उसके बाद मुझे घर पर भी जाकर काम करना होगा। लेकिन यह मेरे लिए नई चुनौती है, और राधिका, आज मुझे यह फाइल्स पूरी करनी ही होगी। राधिका अपने बालों को अच्छे से बांध लेती है और एक गहरी सांस लेकर काम करने लग जाती है। शिविन अपने केबिन में बैठा हुआ काम करने में बिजी था। तभी ईशान अंदर आते हुए बोला, शिविन, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम राधिका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उसे ब्लैकमेल करने के लिए ये रास्ता अपनाओगे, और ऊपर से ये सब होने के बाद भी तुम उसे ओवर टाइम करा रहे हो, और उसके बाद घर का सारा काम भी उसे ही करना होगा। सच में तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और अगर तुझे उसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम जाकर उसकी हेल्प कर दो ना। मुझे तो सही लगेगा, मैं वही करूँगा। और उसे बहुत शौक है ना इतना ज़्यादा काम करने का, अपने आप को इतना बेहतर बनाने का, तो वो यह काम भी कर ही लेगी ना। और रही बात उसे ब्लैकमेल करने की बात, तो उसे दिखाना तो होगा ही ना कि आखिर वो किसके साथ पंगा लेना चाहती है। और मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो, और खासकर मेरे और राधिका के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके साथ मैं वही करूँगा जो मैं चाहूँगा। उसे इतना दर्द दूंगा, इतना दर्द दूंगा जो वह सहन नहीं कर पाएगी, और खुद को मार भी नहीं पाएगी। इतना मजबूर बना दूंगा मैं उसे।
आखिर किस बात का बदला ले रहा है तू उससे? जो गलती उसने की ही नहीं है, उस गलती की सजा तू उसे इतनी बेरहमी से क्यों देना चाहता है? क्या तुझे उसे इतने दर्द में देखकर खुशी मिलेगी? अगर तू उसे दर्द देना चाहता है तो ये मत भूलना कि तूने उसके साथ बुरे पलों के साथ साथ अच्छे पल भी बिताए हैं, जो शायद तुमने कभी किसी के साथ नहीं बिताए होंगे। अपने ईगो को साइड में रखकर अपने आप से पूछ, क्या तू जुन्नू को, जिसके साथ तूने बचपन में इतना अच्छा समय बिताया है, क्या उसे तू खुद इतना दर्द दे पाएगा? क्या उसे इतने दर्द में देख पाएगा? शिविन गुस्से में खड़े होकर चिल्लाते हुए बोला, ईशान, तुम अपनी हद पार मत करो। और किस गलती की बात कर रहे हो तुम? वह गलती नहीं, वह गुनाह था जो उसने ही किया था। तुम्हें भले ही लगता हो कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं यह बात नहीं मानूंगा और मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं उसे दर्द में न देख पाऊँ। मेरी फीलिंग्स किसी के लिए भी बहुत पहले ही मर चुकी है। अब मुझे किसी को दर्द में देखकर कोई गिल्टी महसूस नहीं होता है। और अगर तुम इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हो तो जल्द ही समझ लो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, या तो तुम मेरी साइड रहो या उस राधिका की। जो भी तुम्हें अपना लगता है उसका साथ दो, और अगर मेरा साथ देते हो तो उस राधिका की तरफदारी मत करो। यह कहकर शिविन गुस्से से अपनी कार लेकर कंपनी से बाहर निकल जाता है और यह देखकर ईशान भी उसके पीछे चला जाता है। ईशान ड्राइव करते अपने आप से बोला, शिविन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारे दिल की बात बाहर निकलवा कर ही रहूँगा, ताकि जुन्नू के लिए तुमने अपने दिल में जो ये नफरत भर रखी है वो थोड़ी कम हो सके और तुम थोड़ा शांति से सोच सको। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम जो एक बार सोचते हो फिर उसे करके ही चैन लेते हो। अब अगर तुमने राधिका को दर्द पहुंचाने का फैसला किया है तो जब तक तुम उसे दर्द नहीं देते तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी तुम दोनों का दोस्त होने के नाते मुझे कोशिश करनी ही होगी। और ये कहकर ईशान अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है। इधर राधिका काम करते हुए एक बार फिर फाइल को देखते हुए अपने आप से बोली, राधिका, तूने जोश जोश में बोल तो दिया कि तू शाम तक सारा काम खत्म तो कर देगी, लेकिन अब मैं इन्हें शाम तक कैसे पूरा करूंगी? और ऊपर से वो मुसीबत सिविन, पता नहीं वो मुझसे चाहता क्या है। मेरी तो वो बिल्कुल समझ से बाहर है। आखिर उसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये तो सोचने वाली बात है। ना ही मेरा उससे कोई पुराना रिश्ता है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है जिससे उसके पास ऐसी कोई वजह हो कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करे। लेकिन फिर भी पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है मुझसे, जो अब वो घर का सारा काम भी सर्वेंट की जगह मुझसे करवाना चाहता है। खैर, ये सब बातें छोड़कर राधिका और काम पर लग जाती है। आहा, क्या क्या हो रहा है यह सब? राधिका अपने आप से ये बोल ही रही थी, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, अरे क्या बात है राधिका, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तभी ऋषभ की आवाज़ सुनकर राधिका पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती हुई बोली, अरे ऋषभ, तुम? ऋषभ अपनी चेयर पर बैठते ही बोला, हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम अपने आप से बातें क्यों कर रही थी? और बातों से लग भी रहा था कि तुम काफ़ी परेशान हो। क्या हुआ? तभी ऋषभ की नज़र राधिका की डेस्क पर गई। रखी
फाइल पर पड़ती है। वो उन्हें देखते हुए बोला, लेकिन तुम इतनी सारी फाइल्स का क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी अच्छे से काम करना आया भी नहीं है, फिर तुम इतनी सारी फाइल्स को लेकर क्यों बैठी हो? राधिका अपना हाथ सर पर रखकर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ ऋषभ, मुझे अच्छे से काम करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैनेजर ने मुझे ये सारी फाइल्स का काम करने को दिया है, और वो भी शाम तक। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये काम करूं तो करूं आखिर कैसे। राधिका की बात सुनकर ऋषभ अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे दूसरे दिन ही मैनेजर ने तुम्हें इतनी सारी फाइल्स का काम करने को दिया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शाम तक। ऋषभ हंसते ही बोला, क्या राधिका, तुम भी सुबह सुबह मजाक कर रही हो? भला मैनेजर तुम्हें इतना सारा काम क्यों देगा? बाकी के एम्प्लॉय भी तो हैं, और तुम्हें तो अभी तक अच्छे से काम करना आया भी नहीं है। राधिका ऋषभ की तरफ मुंह बनाते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच में। भले ही मेरा दूसरा दिन हो ऑफिस का, लेकिन इसके बाद भी मैनेजर ने बाकी सभी एम्प्लॉय को छोड़कर सिर्फ मुझे ही इतना वर्क दिया है, वो भी शाम तक पूरा करना है। अच्छा, यानी कि तुम मजाक नहीं कर रही हो, लेकिन तुम शाम तक ये सब करोगी कैसे? क्या तुम कर पाओगी? पता नहीं कैसे करूँगी, लेकिन करना तो होगा ही, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो हो सकता है कि मैं अपनी इस जॉब को खो दूँ, और मैं ये जॉब बिल्कुल भी नहीं खो सकती हूँ। इसीलिए कैसे भी करके मुझे शाम तक यह काम करना ही होगा। ईशान की कार एक बड़ी ही शांत जगह पर नदी के किनारे पर बने घर के सामने आकर रुकती है। घर देखने में काफी पुराना लग रहा था, लेकिन घर की हालत ज्यादा बुरी नहीं थी। ईशान कार से बाहर आकर देखता है कि शिविन की कार भी वहीं पार्क हुई थी। यह देखकर वो अपने आप से बोला, मैं तो जानता था कि तुम यहीं होगे। शिविन नदी के पास एक चेयर पर बैठा हुआ था। ये देखकर ईशान भी उसके पास जाकर बोला, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। शिविन ईशान की आवाज़ सुनकर सामने देखते हुए बोला, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो, जब तुम्हें हमेशा उस राधिका की साइड लेनी होती है, तो उसके बाद तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? ईशान उसके पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, अब क्या करूं, तुम्हारे अलावा मेरा है भी कौन, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हम दोनों ही अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों का हमारे अलावा और कोई नहीं है जो हमारा दुख में साथ दे सके। और अब अगर तुम्हें ही नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? लेकिन शिविन, तुम्हें एक बार राधिका के बारे में शांति से सोचना चाहिए। उसकी ज़िंदगी में पहले ही इतनी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो अपनी शादी से भाग आई। सुबह से अब तक तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो वो टूट ही जाएगी। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है, लेकिन मेरा क्या? मैं उसकी वजह से इतने सालों से इतने दर्द में जीते आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। तो उसे भी इस दर्द का एहसास दिलाना चाहता हूँ, और फिर उसे इस दर्द के साथ जीने के लिए अकेला छोड़ दूंगा, जैसे उसने मुझे छोड़ा था। लेकिन शिविन, तुम इस बात को समझना नहीं चाहते हो कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ना कि उसने जानबूझकर किया था। देखो ईशान, अगर तुम्हें यहाँ मेरे पास बैठकर भी उसकी ही तरफदारी करनी है, तो तुम प्लीज यहाँ से जा सकते हो और मुझे अकेला छोड़ दो। झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईशान शिविन की तरफ देखते ही बोला, शिविन, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, और भला मैं तुम्हें छोड़कर
किसी और का साथ कैसे दे सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि तुम एक बार उस एक्सीडेंट को भूलकर थोड़ा शांत तरीके से सोचो और एक बार इस बारे में राधिका से बात तो करो। तभी तो तुम्हें पूरा सच पता चलेगा कि आखिर वो तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर गई क्यों थी। लेकिन तुम पूरा सच जानना ही नहीं चाहते हो, बस आधे सच से ही उससे नफरत करते हो। और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपनी इस बात पर पछताना पड़े। ईशान की बात सुनकर शिविन गुस्से में खड़े होते हुए बोला, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़े। और मेरी एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम खूब जानते हुए भी उसकी इतनी तरफदारी कैसे कर सकते हो। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है आखिर। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मेरे पास बैठकर यही सब बकवास बातें करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। शिविन, तू अच्छे से जानता है कि मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। और क्या तू नहीं जानता कि मुझे राधिका से हमदर्दी क्यों है, या अनजान बनने का नाटक कर रहा है। राधिका हमारी बचपन की दोस्त है हो, लेकिन कुछ चीज़ें की वजह से हमारे बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि हम अपने दिलों की गलतफहमियों को तोड़ भी नहीं कर पाए। लेकिन इसके साथ साथ हम उसके साथ बिताए हुए पलों को नहीं भूल सकते हैं। और वो गलती जो तू सोचता है कि उसने जानबूझकर की थी, वो उसने जानबूझकर नहीं किया था। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो तू नहीं समझना चाहता है। शिविन चिल्लाते हुए बोला, तेरे लिए होगी वो कोई गलती, लेकिन मेरे लिए एक गुनाह है। और उस लड़की की वजह से जो तुझे लगता है कि उसने इतनी छोटी सी गलती की, उस गलती की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसके अलावा इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। अब तो कह रहा है कि वो सिर्फ एक गलती थी, वो भी वह गलती जो उसने की ही नहीं। तो क्या फिर जो मैंने अपनी आंखों में देखा था वो सब झूठ था, और उसके बाद भी वो मुझे कुछ समझने के बजाय मुझे अकेला छोड़कर चली गई। भले ही उस समय पर हम छोटे थे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे कि हमारे अंदर किसी सही या गलत चीज़ की समझ ही नहीं थी। दर्द किसे हुआ, दर्द तो मुझे हुआ ना। अब मैंने अपनी दुनिया को खो दिया। मैंने अपनी माँ को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ खड़े रहकर देखता रह गया। और तुझे आज भी मेरी फिक्र नहीं, बल्कि उस लड़की की फिक्र है जो मेरे दर्द का कारण है। और उसे तो कोई दर्द मिला ही नहीं ना। ना ही उसने अपनी माँ को खोया। वो तो अपने परिवार के साथ अच्छे से जीते आई है, और अब वो अपनी शादी से भाग आई। और इस वजह से तुझे मेरे दर्द से ज़्यादा उसका दर्द बड़ा लगता है। अगर आज मैं उस पल को याद करूँगा तो वो मेरे लिए एक डरावने सपने के जैसा पल है जिसे मैं चाह कर भी नहीं भूल पाता हूँ। और तू चाहता है कि मैं ये सब भूल कर उस लड़की का साथ दूँ, उसकी तरफ हमदर्दी जताऊँ। और अगर मैं ये बात पहले से ही जानता तो मैं उस दिन उसकी मदद बिल्कुल नहीं करता। लेकिन ये सब अच्छे के लिए ही हुआ। अच्छा हुआ कि मैं उसे अपने घर लेकर आया, और उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे उसका सच भी पता चल गया कि आखिर वह है कौन। क्योंकि तभी तो मैं उसे दर्द दे पाऊंगा। मैं उसे वो दर्द दूंगा जिससे वो हरदम घुटती रहेगी, और उसे अपनी मौत अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी लगेगी, और वो अपनी मौत की दुआ करेगी। लेकिन उसकी वो दुआ मैं कबूल होने नहीं दूंगा। मैं उसे अपनी ज़िंदगी भर
माफ़ नहीं करने वाला हूँ। ये बात तू जितनी अच्छी तरीके से समझ लेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। और अगर तू मेरा साथ न दे पाओ तो तुम्हें मेरे पास आकर झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेसहारा नहीं हूँ या कमज़ोर नहीं हूँ जिसे किसी के सहारे या किसी की हमदर्दी की ज़रूरत पड़े। तुझे अगर वो राधिका सही लगती है तो तुम उसके साथ रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिविन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी दर्द को अच्छे से समझता हूँ और मैं तुमसे कोई झूठी हमदर्दी नहीं दिखा रहा हूँ। मेरी बात को समझ। शिविन चिल्लाते हुए बोला, ईशान, अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, और मुझे तुम कुछ भी गलत करने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि अगर तुमने इसके आगे एक भी शब्द कहा तो मैं अपना आपा खो दूंगा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी इसी वक्त मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाओ। शिविन, मेरी मैंने कहा जाओ, मतलब जाओ। ईशान जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए यह शिविन के लिए उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाना बेहतर है। शिविन गुस्से में पत्थर को उठाकर नदी में फेंकते हुए चिल्लाता है, आह। शिविन वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, माँ, आखिर क्यों आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई? अगर आपको जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाती। लेकिन माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं उस राधिका को वो सजा दूंगा जो वो कभी सोच भी नहीं सकती। उसने हम दोनों को अलग किया, इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। ईशान यहाँ सब खड़ा हुआ दूर से देख रहा था और ईशान अपने फ़ोन में शिविन की वीडियो भी बना लेता है ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर राधिका को ये दिखा सके। लेकिन शिविन इस बात से अनजान था। ईशान कुछ सोचते हुए अपने आप से बोला, शिविन, कहीं राधिका के लिए तुम्हारी ये नफरत बाद में प्यार में न बदल जाए। लेकिन तुम्हारे देखने से पहले अभी मुझे निकलना चाहिए। ईशान वहाँ से कंपनी के लिए निकल जाता है। इधर राधिका बिना ब्रेक लिए काम करने में लगी हुई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम कर ही लूँगी। कुछ देर बाद शिविन भी वापस कंपनी आ जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। राधिका जब से ऑफिस आई थी तब से वो अपनी फाइल्स का काम कंप्लीट करने में लगी हुई थी और जैसा कि शिविन चाहता था कि राधिका को किसी से बात करने या कॉफ़ी पीने का टाइम भी ना मिले, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शाम का वक्त ऋषभ राधिका को लगातार काम करते हुए देखकर उसके पास आकर कॉफ़ी देते हुए बोला, राधिका, अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तुम सुबह से लगातार काम कर रही हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। कॉफ़ी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं ऋषभ, कॉफ़ी लाने के लिए थैंक यू, लेकिन सच कहूँ तो अभी मेरा आधा काम बाकी है और ये मुझे पूरा करना ही है। अरे, जब तुमने अब तक आधा काम ख़त्म कर लिया है तो बाकी का भी हो जाएगा। और कॉफ़ी पीने में कितना टाइम लगता है? इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। अब जल्दी पी लो। अरे, अब इतना सोचियो भी मत, जल्दी लो। तुम्हें इसे पीने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ऋषभ की बार बार कहने पर राधिका कॉफ़ी का कप लेकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच ऋषभ, इस कॉफ़ी के लिए। अरे, इतनी सी बात के लिए थैंक यू, लेकिन तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो तुम्हें कंपनी से नहीं निकालने वाले हैं। वे बस देखना चाहते हैं कि तुम अपना काम कितने अच्छे से कर पाती हो और तुम कितनी सीरियस हो इस जॉब के लिए। पता नहीं, जो भी हो, बस
करना तो होगा ही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे के भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।